वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन 36 से 74 तक है सीपीसी का। तो कि डिग्री का इजरा किस तरह करवाया जाए। डिग्री हमारे हक़ में हो गई है तो अब उसको हमने अमल दरामद भी करवाना है दूसरी पार्टी से, तो वो उसकी क्या प्रोसीजर होगा। तो इसमें सेक्शन 36 कह रहा है कि एप्लीकेशन टू orders. The provision of this code relating to the execution of decrees shall, so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of order. मतलब ये है कि जो भी डिक्री ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो प्रोसीजर है ना, वही डिक्री ऑफ ऑर्डर का भी प्रोसीजर होगा। इसमें कुछ सेपरेट नहीं है, जो है ना, इसका प्रोसीजर नहीं है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का अलग प्रोसीजर होगा और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का जो है ना अलग प्रोसीजर होगा। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम प्रोसीजर है। तो आपके जब भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो अगर अपने कोई एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का सवाल आ जाता है तो आप इजीली इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 36 जो है ना एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बता रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ जो है ना ऑर्डर का भी वही प्रोसीजर है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का भी प्रोसीजर है। सेक्शन 36 में बस ये बता रहा था। अगर सेक्शन 37 है, उसमें कहता है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिक्री। अब देखें, एक कोर्ट ने डिक्री पास की है, एग्जीक्यूट कौन सी कोर्ट करवाएगी। मतलब ये है कि जिस जहाँ पे दूसरी डिफेंडेंट का जो है ना, जहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, एक बंदा है वो लाहौर रहता है और प्रॉपर्टी उसकी सियालकोट में है। तो यहाँ पे किसी का उसने किसी को राइट उसने ख़राब किया है, किसी ने राइट यहाँ पे उसने किसी का राइट मारा है, तो अब उसके यहाँ पे लाहौर में प्रॉपर्टी कोई नहीं जिसको अटैच किया जाएगा, तो अब उसकी सियालकोट की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और यहाँ पे फिर एग्जीक्यूशन जो है ना वो सियालकोट की कोर्ट को भेजी जाएगी और वो जो है ना उसको एग्जीक्यूट कराएगी। अब यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास्ट अ डिग्री, जिसने पास डिग्री की है वही कोर्ट जो है ना उसको एग्जीक्यूट भी कराएगी। ठीक है, वर्ड्स टू दैट शेल रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अनलेस देयर एनीथिंग रिपग्नेंट द सब्जेक्ट कंसेंट डीम टू बी इंक्लूड। अब कहता है जी, वेयर डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर कोई बंदा डिक्री पास की है सिविल कोर्ट ने, तो वो उसकी एपेलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना वो अपील दायर कर देता है। तो अब ये सेक्शन ये कह रहा है कि द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है ना वही उसको एग्जीक्यूट कराएगी, यानी कि सिविल कोर्ट ही उसको एग्जीक्यूट कराएगी। ठीक है, एपेलेट कोर्ट में अगर उसने एप्लीकेशन दायर कर दी है, एपेलेट कोर्ट में अपील दायर कर दी उसने, तो फिर भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट कराएगी। 37A में ये कह रहा था। आगे 37B कह रहा है कि वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज़ सीज्ड टू एग्जिस्ट और हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, द कोर्ट विच सूट wherein decree was passed instituted at the time of making the application for the execution of decree would have a jurisdiction to try the suit। मतलब वो सिविल सूट की जगह कोई और उसकी जगह कोर्ट होती तो फिर उसने उसको एग्जीक्यूट कराना था, लेकिन कराती वही जिसने जहाँ पे एट द टाइम विच पास द इंस्टीट्यूटेड ऑफ द टाइम ऑफ द मेकिंग द एप्लीकेशन, जहाँ पे केस जो है ना इंस्टीट्यूट हुआ है ना, तो वो कोर्ट जो है ना हमेशा वो उसकी डिक्री जो है ना वो एग्जीक्यूट कराएगी। कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है, जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है, जहाँ पे केस दायर हुआ है, तो हमेशा वही जो है ना कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी और वो दूसरी कोर्ट को जो है ना वो उधर भेज देगी। दूसरी वो पावर सेम होनी चाहिए दोनों कोर्ट्स की। जो इधर कोई कोर्ट है, दूसरे शहर की कोर्ट जहाँ पे भेजनी है हमने एग्जीक्यूशन डिक्री जो है ना भेजनी है, तो ऑर्डर भेजना है हमने कि वहाँ पे आप एग्जीक्यूट करवाएं इस डिक्री को, तो उन दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ना, तो डिक्री भी वही जो है ना एग्जीक्यूट कराएगी कोर्ट। सिविल कोर्ट में अगर सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट हुआ है ना कोर्ट में आप केस, तो एग्जीक्यूट भी फिर वही कराएगी और दूसरे शहर में फिर वो भेज देगी और उन दोनों की पावर जो है ना वो सेम होनी चाहिए। तो 37 सेक्शन जो है ना वो ये कह रहा था। सेक्शन 38 कहता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें से जो जिसने डिग्री पास की, जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुआ था सिविल कोर्ट में, वो भी डिग्री एग्जीक्यूट करा सकती है और जहाँ पे उसको सेंट किया गया है तो वो भी एग्जीक्यूशन करा सकती है उसकी डिग्री। अब इसका अगला प्रोसीजर बताया गया कि ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री का प्रोसीजर क्या है। द कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री
ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर एंड सेंड टू एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। द कोर्ट विच पास अ डिक्री, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, अब डिक्री होल्डर वो होता है जिसके हक में जो है ना डिक्री आई है वो ना। अब डिक्री होल्डर जो है ना एप्लीकेशन देगा, सेंड इट टू द एग्जीक्यूशन कोर्ट। अब उसको ना जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट में वो जो है ना एप्लीकेशन देगा कि मेरी इस डिक्री को ना एग्जीक्यूट कराया जाए और इसको सेंड कर दिया जाए दूसरी कोर्ट में, ठीक है, एग्जीक्यूशन कोर्ट में, उस इलाके की कोर्ट में जहाँ पे जजमेंट डेटर का जो है ना प्रॉपर्टी है अटैच करने के लिए, कोई अटैचमेंट वगैरह के लिए है, तो उस इलाके में जो है ना उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। लेकिन वो एप्लीकेशन कहाँ पे देगा, जिसने उसकी डिग्री पास की है। यानी कि लाहौर में अगर रहता है तो लाहौर की डिग्री कोर्ट ने पास किया तो वो लाहौर वाली अदालत में एप्लीकेशन देगा कि सियालकोट वाली जो है ना कोर्ट में जो है ना एग्जीक्यूशन के लिए भेज दें इसको, सेंड इट टू द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ठीक है। तो ये इसमें 39(1) में ये कह रहा था। उसके बाद इसका सब सेक्शन ए कह रहा है कि इफ़ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिक्री इज पास्ड एक्चुअली वॉलंटरीली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट सच अदर कोर्ट। मतलब ये कि जहाँ पे भी वो वर्क फॉर गेन कर रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ द सच कोर्ट, जहाँ पे बिजनेस कर रहा है, पर्सनली काम कर रहा है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन डिग्री पास की, वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी डिग्री की। तो उसके बाद कह रहे हैं अगर प्रॉपर्टी नहीं है उसकी द लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन में, द कोर्ट विच पास अ डिग्री सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री सेटिस्फाई सच डिग्री एंड हैज़ प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट। जहाँ पे उसकी डिग्री भी उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट कराई जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि उसको वहाँ पे प्रॉपर्टी को जो है ना अटैच कर लिया जाएगा जब, तो फिर जो है ना डिग्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और वो उसका कोई भी एनी अदर रीज़न डिग्री जो है ना वो पास कर सकती है ऑर्डर, कोई अदर रीज़न है। तो ये 4 इसमें जो है ना बताए गए हैं एग्जीक्यूशन के ट्रांसफ़र के जो मोड्स बताए गए हैं कि कब होंगी ये ट्रांसफ़र। एक्चुअली इसमें जब जो है ना वर्क फॉर गेन करता है, जब जहाँ पे भी रहता है, किसी और शहर में रहता है, जहाँ भी रहता है, वो लोकल लिमिट्स ऑफ द रहता है, जहाँ पे बिजनेस कर रहा है, पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट, और जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट में नहीं है तो दूसरी सच प्रॉपर्टी हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन में, यानी कि लाहौर में उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी सियालकोट में प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी डिग्री की। तो उसके बाद अगर प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा तो डिग्री की एग्जीक्यूशन हो जाएगी और कोर्ट कोई आने ऑर्डर भी जो है ना वो पास कर सकती है। उसके बाद 40 कह रहा है कि जब वेयर डिग्री इज सेंट टू एग्जीक्यूशन अनदर प्रोविंस एंड इट शैल बी सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड सच मैनर पे प्रेस्क्राइब रूल्स फोर्स इन दैट प्रोविंस। जो अगर दूसरे हमने सिंध KP के या फिर कहीं और किसी में हमने डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है हमने, तो वहाँ पे जो रूल्स होंगे ना कोर्ट के, तो उन रूल्स के मुताबिक जो है ना डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। अगर वहाँ पे वो रूल्स नहीं पाए जाते उस कोर्ट में तो फिर वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। दोनों के रूल्स जो है ना जो सिंध के और KP के रूल्स होंगे जो, तो फिर डिग्री एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर 41 कह रहा है कि द कोर्ट विच डिग्री इज सेंट टू एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच हैड पास्ड इट एंड फॉर सच एग्जीक्यूशन। अगर दूसरी कोर्ट में हमने भेजा है तो वो फिर सर्टिफाई करेगा पहले वाली कोर्ट को, यानी कि सियालकोट वाली कोर्ट लाहौर वाली कोर्ट को सर्टिफाई करेगी कि जो है ना ये डिग्री एग्जीक्यूट होगी, तब भी सर्टिफाई करेगी, और अगर डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हुई तब इस कोर्ट को सर्टिफाई कर देगी कि ये जो है ना कोर्ट ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तो सेक्शन 41 जो है ना रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बता रहा था। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 42, वो कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंट टू इट शैल हैव द सेम पावर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री एज इफ इट हैड बीन पास बाय इटसेल्फ। तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास भी वही पावर होगी जैसे उसने खुद डिग्री को पास किया है। जिसने डिग्री पास की है उसके पास भी वही पावर होगी, मतलब दोनों की सेम पावर होंगी। All person disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree। तो अगर कोई जो है उसको रुकावट बनता है, उसको डिसोबे करता है डिग्री को पास कर एग्जीक्यूट करने में, तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना उसके पास भी वही पावर्स हैं कि वो जो है ना पनिशेबल है, जो है ना पनिश कर सकती है। जैसे कि जो ओरिजिनल कोर्ट थी जहाँ पे कोर्ट इंस्टीट्यूट हुआ था, जो केस इंस्टीट्यूट हुआ था, जो उसके पास पावर थी इसके पास भी दोनों की सेम पावर होगी, ठीक है। तो आगे जो है ना वो कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री सेंट इट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स नेमली। अब उसमें जो है सेक्शन 39 के तहत जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री की जो है ना
ये किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये उसके पास जो ये पावर है कि वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो दूसरा है जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है ना जजमेंट डेटर की अगर वफ़ात हो जाती है तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके थ्रू भी जो है ना डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ठीक है। और पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लैरिकल जो है ना 152 के तहत कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक है तो वो भी जो है ना एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना उसको भी ठीक कर सकती है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर को। और उसके बाद जो है ना असाइनमेंट डिग्री कोई पर्सन जो है ना असाइन कर सकती है कि तुम मेरे बिहाफ पे तुम डिग्री को एग्जीक्यूट करो। तो उस तरह ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर है तो वो भी इस तरह के वो कर सकती है, असाइन कर सकती है किसी पावर को, किसी बंदे को कि वो जो है ना वो रिकगनाइज़ कर दे उस बंदे को कि ये मेरी इसकी जगह ना ये एग्जीक्यूट कराएगा डिग्री को। तो उसके बाद है आगे ई जो है ना इसका जो कहता है 15 सेक्शन 21 जो है ना इसका और ऑर्डर 21 रूल 52 रूल 50 ऑर्डर 21 जो है ना वो ये कहता है ग्रांट टू लीव अ डिग्री होल्डर टू प्रोसीड अगेंस्ट अ पर्सन नॉट ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एज ए पार्टनर इन द फर्म इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। अब इसका ये कहने का ये मतलब है कि एक पार्टनर अपने आप को जो शो करता है वो पार्टनर नहीं है किसी कंपनी का, और दूसरा कोई बंदा जो है ना उस पार्टनर के बिहाफ पे उस कंपनी से कर लेता है कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो बाद में वो जो है ना कंपनी दौड़ जाती है तो अब वो पार्टनर को जो है ना उसको केस किया जा सकता है, तो डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है जो है ना उस पार्टनर के ख़िलाफ़ जिसके बिहाफ पे उसने ना एग्रीमेंट किया था, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो अगला है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना उसके पास नोटिस टू अटैचमेंट ऑफ डिग्री पास बाय अनदर कोर्ट, तो अटैचमेंट की भी उसके पास पावर है। तो ये सारी जो है ना पावर थी कि इसकी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास ये सारी पावर थी। तो उसके जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी और जो ओरिजिनल जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उन दोनों की पावर सेम होगी। तो जो पनिशेबल जो है ना पनिश कर सकती है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, अगर कोई डिसोबे करता है, कोई रुकावट डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है एग्जीक्यूटिंग डिग्री, तो वो पनिश भी कर सकती है उसको। तो ये जो था ना एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो है ना ये पावर्स बताई गई थी सेक्शन 42 में। आगे सेक्शन 44 तो ओमिट हो गया। 44A कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट्स इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। मतलब ये है कि अगर कोई भी रेसिप्रोकेटिंग सोसाइटी जो फाटा के जैसे कुछ एजेंसीज थी तो वो आज़ाद थी, तो अगर वहाँ से कोई फैसला हमने अपने इधर पंजाब में या कहीं भी एग्जीक्यूट कराना होता था तो ये कह रहा है कि वो इट हैड बीन पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ना फिर आप दरख्वास्त दे के तो उसमें फिर आप जो है ना उसको एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग सोसाइटीज़ थी। इसमें यूके की भी इस तरह आ गया था, पहले यूके था, फिर उसका अब नई जो अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने पंजाब की नई अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने यूके निकाल दिया, अब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज रह गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रीसेप्ट्स। Upon the application of the degree holder, the court which passed the degree may, whenever it thinks fit, issue a precepts to any other court which would be competent to execute such degree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precepts। अब एक शख्स की प्रॉपर्टी दूसरे शहर में है, सियालकोट में या इस्लामाबाद में या पिंडी में कहीं प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की या डिफेंडेंट की, तो जो प्लेंटिफ होगा वो ये चाहता है कि ये जब डिग्री एग्जीक्यूट मैंने करवानी है सियालकोट या इस्लामाबाद में, तो उससे पहले ही जजमेंट डेटर जो है डिफेंडेंट जो है ना अपनी वहाँ से सारी प्रॉपर्टी बेच के कहीं और उधर चला जाए, गायब ही ना हो जाए। तो वो फिर कोर्ट को जो है ना जहाँ से उसने डिग्री से जो जहाँ पे प्लेंटिफ ने दरख्वास्त दी थी, इंस्टीट्यूट किया था सूट को लाहौर की अदालत में, तो वो उधर कोर्ट को कहेगा कि आप प्रिसिप्ट्स जारी कर दें कि डिग्री जो है ना प्रिसिप्ट्स जारी कर दें कि 60 दिन के लिए प्रिसिप्ट्स जारी कर दें कि ये बंदा जो है इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लें कि ये कहीं से भाग ना जाए प्रॉपर्टी, वहाँ से ना कोयटा से सियालकोट से इस्लामाबाद कहीं से भी ना प्रॉपर्टी बेच के कहीं भाग ना जाए। तो आप 60 डेज़ का प्रिसिप्ट्स जारी कर दें। तो अगर 60 डेज़ में भी नहीं होता फैसला, वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर उसके बाद ये है कि उसको मज़ीद टाइम ले सकती है, कोर्ट से मज़ीद टाइम लिया जा सकता है कि जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच किए रखें। तो ये हम दरख्वास्त देते हैं जो जहाँ पे केस को इंस्टीट्यूट कराया जाता है, वहाँ पे हम उस कोर्ट को दरख्वास्त देते हैं कि आप प्रिसिप्ट्स जारी कर दें कि ये बंदा जो है ना कहीं से प्रॉपर्टी बेच के भाग ना जाए। तो सेक्शन 46 जो है ना प्रिसिप्ट्स के बारे में ये बता रहा था। उसके बाद सेक्शन 47 कह रहा है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिग्री। अब ऑल क्वेश्चन अराइजिंग, अब ये कह रहा है सेक्शन के ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड और द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन
discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree, not the separate suit. अगर एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिक्री में जो है ना कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन का, डिस्चार्ज का या सेटिस्फेक्शन का, तो इसको कौन डिटरमाइन करेगा? इसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करेगी। इसके लिए कुछ फ्रेश सूट जो है ना, कुछ सेपरेट सूट जो है ना हमें वो फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही जो है ना वो जो है ना इसको डिटरमाइन करेगी। कोई डिक्री जो पास की गई थी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या कोई एग्जीक्यूशन का मसला है, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना उसको डिटरमाइन करेगी। अब इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है कि द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द एनी ऑब्जेक्शन एज लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज ए सूट और a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fees। अब इसमें ये कह रहा है कि एज ए जो है ना जो जिसमें प्रोसीडिंग जो है दूसरी क्या कहते हैं, अब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी ना वो इसको एज ए प्रोसीडिंग एज ए सूट ही लेके चलेगी, तो उसमें वो शहादतें वगैरह भी कॉल कर सकती है और कोर्ट फीस का भी जो है ना वो कह सकती है कि कोर्ट फीस पे करो, तो एज ए सूट ही ना उसको आगे प्रोसीड करेगी, एज ए सूट उसको लेके चलेगी। ठीक है। अब तीसरा जो है ना वो ये कह रहा है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज टू द वेदर एनी पर्सन और इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी सच क्वेश्चन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अब अगला कह रहा है कि ये कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बंदा जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, किसी भी स्टेज पे कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में बारे में, तो वो भी जो है ना डिटरमाइन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना वो इसको डिटरमाइन करेगी इस प्रॉब्लम के बारे में। उसके आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्लेंटिफ हुज सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड एंड डिफेंडेड अगेंस्ट होम द सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट। मिसाल के तौर पे 3-4 डिफेंडेंट थे, असलम, बाबर और कोई और थे, दूसरी तरफ भी कोई था, 3-4 लोग थे। अब असलम जो था वो प्लेंटिफ की साइड से था, प्लेंटिफ हु सूट हैज़ बीन, जिसका सूट डिसमिस हो गया वो असलम था, एंड डिफेंडेंट बाबर था उसकी जिसके अगेंस्ट जो है ना वो सूट डिसमिस हुआ है। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज़ होंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टीज़ ही होंगे। अब सेक्शन 47 का हम समराइज़ करें तो वो ये कहता है कि जब भी किसी स्टेज पे एग्जीक्यूशन डिग्री के बारे में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में क्वेश्चन अराइज होता है कोई, तो एग्जीक्यूशन के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री के बारे में, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना उसको डिटरमाइन करेगी। उसके लिए कोई नया सूट जो है ना हमें वो नहीं फाइल करना पड़ेगा। दूसरा सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन का सवाल आता है तो कोर्ट उसको एज ए सूट ही लेके चलेगी, प्रोसीड करेगी, जैसे उसमें शहादतें वगैरह भी कॉल कर सकती है, सारा कुछ करेगी, और उसमें जो है ना कोर्ट फीस का भी कह सकती है। और 3 जो है ना वो ये कह रहा था कि अगर कोई जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो इसको भी जो है ना कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगी। आगे जो कह दिया था कि प्लेंटिफ जिसका सूट जो है डिसमिस हो गया, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ जो था उसका सूट डिसमिस्ड हो गया, तो ये दोनों पार्टीज़ ही कंसिडर होंगी। तो ये सेक्शन 47 कह रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 48 कहता है एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टन केसेस। अब इसमें ये कहता है कि जब भी पहले लिमिटेशन पीरियड था कि 6 ईयर का लिमिटेड 6 ईयर्स होता था लिमिटेशन पीरियड, अब कुछ प्रोविंसेस में अमेंडमेंट आ गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि जब भी डिक्री जो है ना पास होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना एग्जीक्यूशन में चली जाएगी, एग्जीक्यूशन चली जाएगी विदाउट फाइलिंग एन एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन हमें फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में चली जाएगी जब भी कोई डिग्री पास होगी। 6 ईयर का नहीं ख़त्म करा, लेकिन जहाँ पे 6 ईयर की भी अमेंडमेंट नहीं है, सिंध में नहीं है, तो वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। तो लेकिन अब दूसरी इसकी भी बात यह कहता है कि जहाँ पे फ्रॉड के ज़रिए जो है ना कहा गया है कि मतलब किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, अब जैसे कि एक शख्स कोई फौत हो जाता है, उसके हक़ में डिक्री जारी हो गई थी, तो दूसरी पार्टी जो है वो चुप करके बैठ जाती है, तो वो बताती नहीं है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि जो है ना तुम्हारे बाप के हक़ में डिक्री पास हो गई थी। तो अब जब उसके लड़के को पता चलता है कि मेरे बाप ने हक़ में ये केस हो गया था, तो फिर वो जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करता है जब तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि 6 ईयर्स गुजर चुके हैं अब, क्योंकि जब फ्रॉड हो ना तो फिर टाइम वहाँ पे रुक जाएगा।
तो जब आपके नॉलेज में आ गई बात तो वहाँ से फिर स्टार्ट होगा। जब आपको फ्रॉड पता चला है, अब उस लड़के को फ्रॉड पता चला है तो वो टाइम वहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। अब इसमें यही कहा गया था, वैसे 6 ईयर्स है और जब फ्रॉड के लिए ना टाइम नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। जब भी फ्रॉड पता चला तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टन केसेस था। उसके बाद आ गया जी 49 ट्रांसफरी के बारे में बताता है। ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरी वो आदमी होता है जिस पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो है ना ट्रांसफ़र हो गया है। हर ट्रांसफरी को वही राइट्स हासिल हैं, हर ट्रांसफरी को वही राइट्स हासिल होंगे जो कि जजमेंट डेटर को तो हासिल थे। ठीक है। अब इसमें यही बताया गया है कि जैसे कि एक शख्स जो है ट्रांसफरी इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको ट्रांसफरी हम कहते हैं। 49 में यही कह रहा है कि जब भी जो है ना कोई जजमेंट डेटर फौत होता है तो उसके सारे राइट्स जो है ना वो उसके ट्रांसफरी यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जब 50 आगे से फिर ये कह रहा है कि जब भी अब जो होल्डर है, डिक्री होल्डर है जो, अब वो जो है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जो है ना वो एग्जीक्यूशन लगा सकता है। ठीक है। जैसे वो एग्जीक्यूशन लगाई थी जजमेंट डेटर पे, अब वो फौत हो गया तब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ना वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगा सकता है। तो ये सेक्शन 50 में बताया गया था। सेक्शन 49 में ये बताया गया था कि ट्रांसफरी पे जो है ना राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं जजमेंट डेटर के बाद, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही होता है। तो अब जो है ना जिसकी डिग्री होल्डर जो है ना तो वो अब जजमेंट डेटर की उसकी डेथ हो गई है, अब उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की डिग्री कब लगा सकता है। तो ये जो है ना 49 और 50 था। तो इस लेक्चर में हमने सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 50 तक हमने जो है ना डिस्कस किए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से 74 तक जो है ना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।